हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के मॉडल पेपर सीरीज में। मॉडल पेपर, जी हाँ, बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमी अर्थशास्त्र में दोस्तों हम मॉडल पेपर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स, जो इकोनॉमी का पहला पार्ट है हमारा, सांख्यिकी अर्थशास्त्र वाला जो पार्ट है, उसके महत्वपूर्ण 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों इनकी, अगर आपने जो एग्जाम से आपके अगर एक हफ्ते पहले भी अगर इन 15 प्रश्नों के उत्तर अगर आपने याद कर लिए ना, ये समझ लीजिएगा कि आपको एग्जाम में कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल 100% क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से आने वाले हैं और आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 15 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रकृति के हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न के प्रकृति के 10 क्वेश्चनों पर हम वहां पे अलग से डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है ना। तो 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इनके आंसर आपको हमारी लॉन्ग या डिटेल क्लासेस जो है उनके नोट्स में मिल जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन आपको आपकी बुक और हमारे नोट्स में भी नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट या व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दीजिएगा। हम आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी डिमांड पर ही हम इसकी आंसर शीट को लॉन्च करेंगे। आंसर शीट आपको देंगे, डिमांड होगी तो ही देंगे, क्योंकि उसमें एक आंसर शीट बनाने में हमें 3 से 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पता ही है ना, ये थर्ड ईयर में सांख्यिकी वाली सांख्यिकी अर्थशास्त्र, ठीक है, सांख्यिकी अर्थशास्त्र स्टैटिक्स इकोनॉमी, उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें मैं आपको बता ही चुका हूं, 15 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रकृति के होंगे, 15 प्रश्न दीर्घ लघु उत्तरीय प्रकृति के होंगे और 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय प्रकृति के, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी से क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति की। देखिए उसी प्रश्न पे हम लंबी चर्चा करेंगे जिस प्रश्न को समझने में या उसकी प्रकृति घुमाव वाली होगी या कंफ्यूज करने वाली होगी, ठीक है ना। वो जो इजी होंगे उनको हम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या है, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। सिंपल सी बात है, अर्थ और प्रकृति के बारे में पूछा गया है, या आप आसानी से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों या समूह का अर्थ बताना है, अर्थ परिभाषा और इसके लक्षण बताने। 3 चीज इसमें पूछी गई है। क्या क्या पूछा गया है आपसे, एक अर्थ पूछा गया है, परिभाषा और मुख्य लक्षण, ठीक है। 3 बातें यहाँ पर पूछी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करेंगे, वर्गीकरण क्या है, इसकी विशेषता और प्रकार बताइए। यहाँ वर्गीकरण के विशेषता और प्रकार पूछे हैं, याद रखिएगा आप, अर्थ, विशेषता और प्रकार, 3 बातें यहाँ पर पूछी गई है। अथवा में तथ्य वर्गीकरण के उद्देश्य बताइए। तथ्य वर्गीकरण के क्या उद्देश्य है उनको बताना, तथ्य वर्गीकरण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु रेखीय प्रदर्शन को परिभाषित कीजिए। किसको, बिंदु रेखीय प्रदर्शन को परिभाषित कीजिए। समंकों के बिंदु रेखीय प्रदर्शन के गुण एवं दोष बताइए। मैं जानता हूं दोस्तों कि ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि इसमें जो है मैथ्स का समावेशन है इस सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी से इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप, मैं पूरे यकीन से बोल सकता हूं, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है। बहुत इजी सब्जेक्ट है दोस्तों, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस आपको एक बार इसे बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर एक बार इस पूरे सब्जेक्ट को आपने समझा ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा दे एग्जामिनर, कुछ भी पूछ ले सब्जेक्ट के अंदर से, आप उसका सटीक और फटाक से जवाब देंगे उसका। बहुत मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, बहुत मैथमेटिकल सब्जेक्ट है ये, तार्किक है बिल्कुल, है ना। तो चलिए क्वेश्चन पर जाते हैं वापस से। तो यहाँ पर क्या पूछा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है आपसे, इसके जो बिंदु रेखीय प्रदर्शन है इसको परिभाषा बतानी है, अर्थ परिभाषा बतानी है। साथ में इसके प्रदर्शन के गुण और दोषों पर भी चर्चा करनी है, अर्थात कि इसके गुण विशेषता बताते हुए इसकी आलोचना भी करनी है। तो गुण और दोष दोनों पक्षों पर बात करनी है इसमें आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा दीजिए। किसकी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा दीजिए। माध्य का महत्व, उद्देश्य, कार्य और तत्व। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में आपसे कितना सारा कुछ पूछ लिया गया है। केंद्रीय प्रवृत्ति की परिभाषा देना है, अर्थात लॉन्ग प्रकृति का क्वेश्चन है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें आपको पहले इसका अर्थ बताना है, फिर इसकी परिभाषा देनी है। साथ में इस माध्य के महत्व, उद्देश्य, कार्य और तत्व, महत्व, उद्देश्य, कार्य, तत्व, इन सब की भी चर्चा करनी है, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंबंध किसे कहते हैं, इसके गुणांक के निर्वचन के लिए सामान्य नियमों का उल्लेख कीजिए। तो सहसंबंध के जो सामान्य नियम होते हैं उनका उल्लेख करना है। अथवा में सहसंबंध का अर्थ और महत्व बताना है। सांख्यिकी दृष्टिकोण से इसकी गणना कीजिए, सांख्यिकी दृष्टिकोण से इसकी गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा में सहसंबंध का अर्थ बताइए। धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध में भेद स्पष्ट कीजिए। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सहसंबंध की धारणा का अर्थ और महत्व बताइए। अब जरा देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है, एक ही प्रश्न में आपसे कितना कुछ डाटा पूछ लिया गया है। तो ये चीज आपको ये दिखाती है कि एक प्रश्न की जब तैयारी कर रहे होते हैं आप लोग, तो मैं क्यों बोलता हूँ बार बार कि 360 डिग्री एंगल से देखा करें, जिसको भी देखे आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसको 360 डिग्री एंगल के साथ अपना चारों तरफ उसको देख लें कि कहीं इसका कोई पक्ष हमसे छूट तो नहीं रहा है। तो अब ये कि सह संबंध की जब हम बात कर रहे हैं, सह संबंध की बात, और एक बात और विशेष बताऊं दोस्तों, जो मॉडल पेपर में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जो दे रहा हूँ ना, जिनके एग्जाम अभी तक, जिन छात्रों के एग्जाम हो चुके हैं, कभी चैनल पर कमेंट कीजिए, वहां पर उसका रिप्लाई देखिए दोस्तों, कि जो एग्जाम हो चुके हैं, जिनके मॉडल पेपर हमने दिए थे, मॉडल पेपर को पढ़ के गए हैं दोस्तों, 100% करके आए हैं वो स्टूडेंट, 100%। ये एक विश्लेषण होता है, एक विश्लेषण होता है दोस्तों। तो विश्लेषण करने काफी समय लगता है इन चीजों में यार, काफी विश्लेषण करना पड़ता है इनका, तब कहीं जाकर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल पाते हैं। ठीक है, तो अब कम से कम 200-300 प्रश्नों में से 10 या 15 प्रश्न छांटना, ढूंढना, उनको निकल कर लाना, और सत्यता के साथ में, पूर्ण सत्यता के साथ में कि एग्जाम में इनका आना संभव है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट तो पड़ता है ना। चलिए आइए देखिए, तो सह संबंध के बारे में क्या क्या पूछा गया है। इसके नियम बताना है आपको, सह संबंध का अर्थ बताना सबसे पहले, उसकी व्याख्या करनी है, फिर उसके नियमों का वर्णन करना है, निर्वचन के। इसके बाद में सह संबंध का अर्थ, ठीक है, अर्थ ऊपर वाले में बता दिया आपने। तो यहाँ पर अब आपको महत्व बताने हैं और इसकी गणना करनी है, किसकी, सांख्यिकी दृष्टिकोण की गणना करनी है। इसके बाद में अर्थ, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध के बारे में बताना है कि धनात्मक सहसंबंध क्या है और ऋणात्मक सहसंबंध क्या है, दोनों को समझाइए या फिर दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है ना, सहसंबंध की धारणा का अर्थ और महत्व बताना। ठीक है, तो कोई उलझन नहीं है इस प्रश्न में भी, कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, प्रकृति का है। प्रतीप गमन की परिभाषा, प्रतीप गमन, देखिए टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी इसमें नहीं मिलेगी आप लोगों को, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको नया लगेगा, लेकिन अगर पढ़ रखा है तो इसमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको नई नहीं लगेगी। ठीक है ना, तो प्रतीप गमन की परिभाषा दीजिए, यह सहसंबंध से किस प्रकार भिन्न है, अथवा प्रतीप गमन के तथ्य से क्या आशय है, आर्थिक अनुसंधान के क्षेत्र में इसका महत्व, तो आर्थिक अनुसंधान के क्षेत्र में इसका महत्व बताना है, आर्थिक अनुसंधान के क्षेत्र में इसका महत्व बताना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो प्रतीप गमन तथ्य से, तथ्य का अर्थ, प्रतीप गमन का अर्थ बताना है, और फिर उसका आर्थिक अनुसंधान में किस प्रकार से इसकी भूमिका रहती है, क्या भूमिका रहती है वो बताना है। अथवा सहसंबंध गुणांक तथा समाश्रयण गुणांक में भेद कीजिए, तो दो प्रकार के गुणांक है, इन दोनों में अंतर आपको बताना है। सहसंबंध गुणांक और समाश्रयण गुणांक, इन दोनों में अंतर बताना है और इनकी उपयोगिता बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, काल श्रेणी की परिभाषा दीजिए, काल श्रेणी के अवयव बताइए। तो काल श्रेणी की परिभाषा, काल श्रेणी की परिभाषा, ये भी एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट दोस्तों। काल श्रेणी की परिभाषा मतलब काल श्रेणी का अर्थ बताते हुए उसका उल्लेख करना है, इसके महत्व अवयव को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अथवा में, काल श्रेणी क्या है, काल श्रेणी के संगठनों को समझाइए, संगठनों को समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट है सूचकांक की अवधारणा को बताइए, सूचकांक की विशेषता, उपयोगिता और महत्व बताइए। ठीक है, तो सूचकांक के बारे में लगभग सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्या होता है सूचकांक, क्यों लागू किए जाते हैं, किसके द्वारा आते हैं, है ना। हालांकि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा सूचकांक निकाले जाते हैं, लेकिन क्यों निकाले जाते हैं, सबसे विशेष कारण तो क्यों, है ना, और इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, इनके आधार क्या है, स्रोत क्या है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए हमको। तो सूचकांक को परिभाषित करते हुए इसका महत्व बताइए, क्या महत्व रहता है। नेक्स्ट है इसी के अथवा में, सूचकांक की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषता और उपयोग बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सूचकांक की परिसीमाएं बताइए, इसकी क्या परिसीमाएं हैं, या फिर सूचकांकों के दोष बताइए, इसके क्या क्या कमियां इनके अंदर रहती है सूचकांकों में। सूचकांक भी बहुत ही इजी कंसेप्ट, बहुत प्यारा कंसेप्ट है दोस्तों। प्रति वर्ष कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा या राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के सूचकांक निकाले जाते हैं। तो उन सूचकांकों की उपयोगिता बताना है, महत्व बताना है, विशेषताएं बतानी है, क्यों, कब,
कैसे और इन सब का कारण बताते हुए आपको इनके जो है दोष भी बताने हैं। गुण आपने पहले बता दी, अब दोष भी बताना है कि क्या क्या इनके अंदर कमियां रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रायिकता क्या है? प्रायिकता की गणितीय परिभाषा दीजिए। प्रायिकता का अर्थ बताना है, उसकी गणितीय परिभाषा देनी है और इसकी सीमाएं भी बतानी है। तो यहाँ पर आपसे तीन चीजें पूछ ली गई है। गणितीय प्रायिकता का अर्थ पूछा गया है, फिर प्रायिकता की परिभाषा, लेकिन कौन सी? गणितीय परिभाषा पूछी गई है। इसके बाद में इसकी सीमाएं भी पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अथवा में, प्रायिकता की अवधारणा तथा प्रायिकता की गणितीय परिभाषा देते हुए उसकी सीमाएं बतानी है। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपद वितरण से क्या, वितरण का अर्थ बताना है। क्या समझते हो इसे? द्विपद वितरण से क्या समझते हो? और द्विपद वितरण की विशेषता, अर्थ और विशेषता पूछी गई काय की द्विपद वितरण की। नेक्स्ट इसके अथवा में द्विपद वितरण की परिभाषा देते हुए उसकी मान्यता और विशेषताओं को समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों जरूरी है इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा तो ये सारी टर्म आपको याद होगी। द्विपद वितरण क्या होता है ना? तो द्विपद वितरण का अर्थ बताना है, सिंपल वे में परिभाषा देनी है और फिर उसकी विशेषताएं बतानी है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुसंधान की परिभाषा दीजिए। अनुसंधान क्या होता है और कितने प्रकार होते हैं अनुसंधान के, ये बताना है आपको। अथवा शोध की अवधारणा और उसके प्रकार बताइए। तो अनुसंधान या शोध लगभग एक ही टर्मिनोलॉजी होती है, तो उनके महत्व बताते हुए प्रकार बताने हैं, अर्थ बताना है। क्लियर है? नेक्स्ट है शोध की परिभाषा, शोध पद्धति के प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, परिकल्पना की परिभाषा, परिकल्पना की विशेषता, महत्व और प्रकार। ठीक है ना? तो क्वेश्चन दोस्तों एकदम इसी प्रकृति के हैं। देखिए क्या होता है कि जब टर्म इसी होती है तो एग्जामिनर उस प्रश्न को उलझाने का प्रयास करता है, घुमाकर देने का प्रयास करता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, है ना। और जब क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी स्वयं में अपने आप में डिफिकल्ट होती है तो एग्जामिनर उसको इजी वे में आपको सामने परोस देता है, हलवे की तरह, है ना। अब हो सकता है कि उस हलवे में नमक डाला गया हो शक्कर की जगह, तो खिलेगा नहीं। जैसे कि ये सब्जेक्ट है तो बीए थर्ड ईयर में बस किसी ने ले तो लिया इसको, लेकिन पढ़ते वक्त आपको लग रहा होगा कि सर ये सांख्यिकी वाला सब्जेक्ट तो बस सर के ऊपर से जाता है ना। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें कुछ भी टिपिकल जैसा नहीं है, बहुत ईजी है। अन्य सब्जेक्ट को एग्जाम में लिखते में आपको 3 घंटे भी कम पड़ते होंगे, लेकिन ये सब्जेक्ट में आपको पूरे क्वेश्चन 2 घंटे में हो जाते हैं दोस्तों। 2 घंटे में आप इस पूरा पेपर को कर सकते हो अगर आप सोल्व कर पा रहे हो तो। बहुत इजी पेपर है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो परिकल्पना की परिभाषा दीजिए, परिकल्पना की विशेषता, महत्व और प्रकार, इन तीनों चीजों को बताना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी का एक अथवा में है, परिकल्पना का अर्थ, उसकी विशेषता, उद्देश्य और प्रकार सेम है। लास्ट क्वेश्चन है अनुसंधान प्रतिवेदन। क्या पूछा है? अनुसंधान प्रतिवेदन लेखन, अनुसंधान प्रतिवेदन लेखन, इसका अर्थ पूछ लिया गया है। एक आदर्श प्रतिवेदन लेखन क्या होता है समझाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये 15 क्वेश्चन हमारे लॉन्ग प्रकृति के अर्थात की दीर्घ उत्तरी प्रकृति के हो चुके हैं। इनके उत्तर पर 100% काम कर ले, अन्यथा बाद में पछताओगे दोस्तों। पूरे सब्जेक्ट देखिए पढ़ना जरूरी है, पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए, लेकिन जब एग्जाम में कुछ समय बचता है, जैसे 15 दिन बचे हैं, 8 दिन बचे हैं, तो दोस्तों अब आपका जो पूरा बिखरा हुआ पड़ा है पूरे समय से जो आप पढ़ रहे हैं, कब कौन सा क्या पार्ट पढ़ा था, अब सब बिखरा हुआ है, तो उसको समेटना, इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। और वो इकट्ठा करने के पीछे यही उद्देश्य मेरा, ये मॉडल पेपर लेकर लाकर देना आप लोगों को। इन 15 प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों आपकी सारी पढ़ाई पूरी साल भर की पूरी इकट्ठी हो जाएगी, और सिर्फ इन 15 प्रश्न के उत्तर पे काम करना आप एग्जाम तक, आप इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना आप लोगों को, सिर्फ इन 15 प्रश्न के उत्तर पे काम कीजिए आप लोग, गारंटी के साथ में दोस्तों यही क्वेश्चन निकलने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद में, लेकिन हाँ एक शर्त मेरी ये रहती है, इन 15 प्रश्नों के साथ में जो ये 10 ये प्रश्न लेके आ रहा हूँ आप लेके लघुत्री प्रकृति के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इनकी तैयारी भी जरूरी है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, निदर्शन से क्या आशय है, इसके उद्देश्य बताना है। निदर्शन से क्या आशय है, टर्म का अर्थ बताना है, उसके उद्देश्य बताना है। आवृत्ति वितरण किसे कहते हैं, टिप्पणी कीजिए। आवृत्ति वितरण समझाना है। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट है सारणीयन से क्या आशय है, सारणीयन पर टिप्पणी करना है। इसके बाद में मध्यिका की उपयोगिता लिखिए, मध्यिका की उपयोगिता लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपकिरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
नेक्स्ट है रेखीय व वक्रीय प्रतीपगमन किसे कहते हैं। रेखीय और वक्रीय दो प्रकार के प्रतीपगमन होते हैं, तो उन दोनों प्रकार को समझाना है आपको। चित्र की सहायता लेकर समझाएंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है सूचकांक की परिभाषा। सूचकांक की परिभाषा ठीक है, सभी जानते समझते इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 है आर्थिक सामाजिक शोध पर टिप्पणी। आर्थिक सामाजिक शोध पर टिप्पणी। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रतिवेदन के उद्देश्य लिखिए। प्रतिवेदन के उद्देश्य लिखिए। ठीक है दोस्तों, अब इस सब के अलावा मैं आपसे एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं, अगर इस मॉडल पेपर का आपको आंसर शीट चाहिए, उत्तर पुस्तिका चाहिए, तो दोस्तों आपकी डिमांड भारी मात्रा में मेरे पास आना चाहिए। अभी तक मैंने इसकी आंसर शीट नहीं बनाई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी प्रश्नों की एक आंसर शीट अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में या किसी भी रूप में आपको प्रोवाइड करूं, मैं कंप्लीट उत्तर पुस्तिका इसकी, तो उसके लिए भारी डिमांड मेरे पास अगर आएगी दोस्तों, तो मैं आपको जो है इसको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आगे चल के हम डलवा देंगे, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है ना, पीडीएफ के रूप में। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन भी बहुत जल्दी हमारा जो है अगले किसी मॉडल पेपर पर होगा, या डिटेल क्लासेस तो हमारी चली रही है, वहां पर कंटिन्यू आप हमारी सभी क्लासेस को ले सकते हैं। इस सब के अलावा दोस्तों एक छोटा सा अनाउंस कि नए चैनल हमारा प्रज्ञान हिंदी जीके स्टार्ट होने जा रहा है यूट्यूब पर, जहां पर हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं। लगभग 10 सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे, वहां पर हम खुद ही 10 सब्जेक्टों को पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो जल्दी से आइए। यूट्यूब पर चैनल है, नया नाम है प्रज्ञान हिंदी जीके। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप उसको क्लिक करके उसे ज्वाइन या सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं यार, अब आप 10th या 12th के स्टूडेंट नहीं है, अब आप बीए फाइनल ईयर में है, फाइनल करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, डिसाइड नहीं किया है, तो जल्दी से अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले। अन्यथा दोस्तों ये बीए फाइनल होने के बाद में अगर आपने 1 साल का भी गैप दिया और 1 साल के अंदर भी अगर आपने कोई निर्णय नहीं लिया अपने जीवन का, तो याद रखिएगा ये जीवन फिर आपका निर्णय ले लेगा कि इस जीवन ये आपका क्या करने वाला है। ठीक है ना, तो अभी तक जो आपने बीए के अंतर्गत जितनी भी आपने 15 साल पढ़ाई की है, 15-16 साल जो पढ़े हो आप, इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए दोस्तों जिनका देखिए जो पहले से ही टारगेटेड है, अर्थात जो अपना गोल बना चुके हैं कि हमें बीए के तुरंत बाद क्या करना है, तो दोस्तों बीए कंप्लीट होने का इंतजार वो ना करे, और जो आपको आगे चल करना है वो अभी से करना प्रारंभ करे। और जहां तक मेरा अनुमान है कि बीए में अधिकतम स्टूडेंट, अधिकतम छात्र आते ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। अगर आप यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं पूरी ईमानदारी के साथ में दोस्तों, तो एक बार हमारी सभी सब्जेक्ट की एक एक क्लास जरूर लेकर देखिएगा। और हाँ, इतना तो मैं भी जानता हूं, अगर आप बीए मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, तो आपको 100% आप वहां पर आएंगे। मैं भली बात रूप से जानता हूं, लेकिन आपको बताना भी मेरा एक दायित्व था, इसलिए मैं आपको जो है बता रहा हूं कि एक नया चैनल बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और वहां पर बहुत जल्दी हम पढ़ाएंगे। दोस्तों जल्दी से गोल डिसाइड कर ले, और अपने जो भी आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही तैयारी करें, आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में गोल तैयार कर ले कि आपको ये कार्य करना है, और उस कार्य में अब समय नहीं है, अब लग जाइए। 3rd ईयर में है, जल्दी से आपके एग्जाम होने वाले खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में फिर समय नहीं बचेगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी नए लेक्चर को लेकर के। तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू।